All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. मैक्स की लैब के करीब एक इलाका दिखाई देता है। वो पूरी जगह तबाह हो चुकी होती है। लैब की बिल्डिंग चकनाचूर नजर आती है। हेरल्ड घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रो रहा होता है। उसके हाथों में एमिली की डेड बॉडी होती है। मॉम, मॉम, नॉट लाइक दिस मॉम। आप मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती हैं मॉम? आपने वादा किया था मॉम। मॉम, आपने वादा किया था। जंगल में हेरल्ड अकेला बैठा होता है। वो चेहरे से उदास लगता है। कुछ दूर से एमिली चलती हुई आती है। तो यहाँ हो तुम? लगा ही था मुझे। हेरल्ड खामोश रहता है। हेरल्ड, क्या हो गया है तुम्हें? रोज इसी तरह अकेले आकर बैठ जाते हो। बिल्कुल चुपचाप रहने लगे हो। इस तरह तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। तो और क्या करूं मॉम? इस छोटे से टाउन में है ही क्या मेरे पास? दोस्त नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, कुछ हैं तो अजीब से पावर्स, और वो भी कभी कभी धोखा देकर कहीं चले जाते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ इस सबसे। उदास मत हो हेरल्ड, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। वक्त नहीं तो सब कुछ छीना है मुझसे। बचपन से लोगों को खोता ही तो आया हूँ। पहले डैड चले गए, उसके बाद आप मुझे यहाँ ले आई और कुछ भी नहीं बताया कि वो कहाँ और क्यों चले गए। उस वक्त से रह क्या गया है मेरे पास? कुछ बचा भी है? शायद यहाँ के लोग सही कहते हैं मॉम, मैं अननेचुरल हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। हेरल्ड, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि यहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं हैं। छोटा सा तो टाउन है ये। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। अपनी लाइफ? और क्या है मेरी लाइफ मॉम? पूरा दिन अकेले रहना, दोस्ती, कंपेनियनशिप, इस तरह की हर चीज से दूर रहना। मैं पागल हो जाऊंगा मॉम। अगर ये कुछ टाइम और चला ना, मैं पागल हो जाऊंगा। हेरल्ड अपना सर झुका लेता है। आज फिर मुझे लोग डैड के बारे में इतना कुछ कह गए और मैं कुछ नहीं कह पाया उन्हें। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने उन्हें? क्या जवाब दूं मैं उन्हें, जब मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं है? अगर कुछ है तो सिर्फ डर है। इस बात का डर कि जिस तरह डैड बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे चले गए, उसी तरह कभी एक दिन आप भी। हेरल्ड, मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। तुम्हारे डैड तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं गए कि वो जाना चाहते थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जिन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हेरल्ड बेचारगी की हालत में एमिली को देखता है। कुछ दूर से जेनिफर जंगल से भागती हुई आती है। लैब और हेरल्ड की हालत देखकर वो इंतहाई हैरान रह जाती है। उसकी नजर एमिली पर पड़ती है। हेरल्ड रो रहा होता है। जेनिफर आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके सामने जाकर बैठ जाती है। हेरल्ड, we have to go now. चलो यहाँ से। This place is not safe. हेरल्ड बेचारगी के आलम में उसे देखता है। जेनिफर, देखो ये क्या हो गया जेनिफर। मॉम, मॉम इज नॉट वेकिंग अप। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या? Harold, you have to calm down. Your mom sacrificed her life for you. ताकि तुम सेफ रह सको। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। Come on. You don't understand. Mom, she promised me. उन्होंने वादा किया था मुझसे। Don't you get it? वो कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती। अभी देखना तुम, थोड़ी देर में she is going to wake up. She is going to be fine. She is going to just fine. Mom, हेरल्ड की हालत देखकर जेनिफर की आंखों में आंसू आने लगते हैं। She's gone, Harold. It's over. But you are alive. और तुम्हारी मॉम यही चाहती थी कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मर्क्यूरियस किसी भी टाइम। To hell with Mercurius! हेरल्ड के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहना जारी रहते हैं। मर्क्यूरियस ने सभी कुछ तो छीन लिया है मुझसे, सिर्फ मेरी एग्जिस्टेंस ही तो बाकी रह गई है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो यहाँ आ जाएगा, मुझे मार देगा। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं मुझे कि वो मेरे साथ क्या करेगा। हेरल्ड के चेहरे पर गुस्सा और बेचारगी नजर आती है। मार ले दो उसे मुझे,
वैसे भी तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी मुझे, नहीं चाहिए ऐसी एग्जिस्टेंस। मैं ये सब अब और नहीं सह सकता। मार लेने दो उसे मुझे, मैं खुद भी मर जाना चाहता हूं। मैं खुद भी मर जाना चाहता हूं, मर जाना चाहता हूं मैं खुद। नहीं जीनी ऐसी जिंदगी मुझे, नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। हैरोल्ड प्यार से एमिली की डेड बॉडी को सीने से लगाता है और रोने लगता है। तुम यहाँ से चली जाओ जेनिफर, मेरे लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा जेनिफर, कुछ बाकी नहीं रहा। मैं हार मानता हूँ, मुझसे अब ये और नहीं सहा जाता, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कितना आसान है तुम्हारे लिए कहना, कितना इजीली तुम ये सब कह रहे हो और बिलीव भी कर रहे हो, लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो हैरोल्ड। जेनिफर एमिली की डेड बॉडी को देखती है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, मगर जल्द ही वो खुद भी रोने लगती है। हैरोल्ड लिसन टू मी, जिनके लिए तुम आज आंसू बहा रहे हो उन्होंने ये डिसीजन अपनी मर्जी से लिया है। तुम्हें पता है जब मर्क्यूरियस आया तो हम सब ने उसे लैब से मॉनिटर किया। तुम्हारी मॉम ने सब कुछ जाने के लिए कहा और मर्क्यूरियस को स्टॉल करने के लिए खुद रुक गई। डू यू नो व्हाट शी सेड? हैरोल्ड उसे हिचकिचा कर देखता है। उन्होंने कहा कि उन्हें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम किसी भी हाल में मर्क्यूरियस को जीतने नहीं दोगे, कि तुम पैसिफिकस को बचा लोगे। हैरोल्ड, उन्होंने आज तक जो भी किया तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया, और आज अगर तुमने हार मान ली ना तो उनका हर सेक्रीफाइस बेकार चला जाएगा। प्लीज जेनिफर, मैं ये सब ऑलरेडी जानता हूँ। इट्स जस्ट कि मैं अब ये सब नहीं सह सकता जेनिफर, प्लीज जस्ट लीव, यहाँ से चली जाओ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हैरोल्ड, अपने लिए ना सही तो अपनी मॉम के लिए, हम सब के लिए, योर फ्रेंड्स, ऑल द पीपल, उन सबको तुम्हारी ज़रूरत है। वी आर डिपेंडिंग ऑन यू एंड वी बिलीव इन यू। तुम्हें अंदाजा भी है तुम मुझसे क्या चाह रही हो जेनिफर? आई नो इट्स हार्ड हैरोल्ड, बिलीव मी इट्स हार्ड, बट तुम्हें मेरे साथ चलना होगा प्लीज़। मर्क्यूरियस यहाँ दोबारा भी आ सकता है और तुम किसी भी तरह उससे लड़ने की हालत में नहीं हो। प्लीज़ हैरोल्ड, जस्ट लिसन टू मी, चलो यहाँ से। हैरोल्ड कांपती हुई टांगों पे खड़ा होता है। एमिली की बॉडी उसके हाथों में होती है। मैं मॉम को इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकता। She needs a proper burial. I know, but right now you have to come with me. सब वेट कर रहे हैं, come on. हैरोल्ड आहिस्ता आहिस्ता जेनिफर के पीछे चलता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंखों से आंसू बहना जारी रहते हैं। जंगल के एक वीरान इलाके में हैरोल्ड खड़ा होता है। वो खुद को चारों तरफ से एनर्जी से घेरता है। उसके करीब एमिली की डेड बॉडी पड़ी होती है। एनर्जी के उस पार हैरोल्ड के दोस्त बैठे होते हैं और उदास हालत में उसे देखते हैं। हैरोल्ड अपने हाथों में एनर्जी बीम्स बनाता है और ज़मीन पर लॉन्च करता है और फिर अपने हाथों से ज़मीन खोदने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो इसीलिए आप नहीं चाहती थी कि मैं इन पावर्स का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप जानती थी कि एक ना एक दिन वो गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस ताकत, मेरी इस मदद करने की ज़रूरत और मेरे हर कदम का अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। काश कि आपने मुझे ये सब पहले समझाया होता माम। काश कि आपने मुझे अपनी पावर्स को यूज़ ना करने की वार्निंग के साथ एक रीज़न भी दिया होता। मैंने आज इन पावर्स की वजह से सब कुछ खो दिया, सब कुछ। वो एमिली की डेड बॉडी उठाता है। बचपन से आप पर डिपेंडेंट रहा हूँ, ये सोचकर भी डरने लगता हूँ कि अब अपनी पूरी जिंदगी आपके बगैर गुजारनी है मुझे। क्यों मॉम, क्यों किया ये आपने? इतना सब हो गया है, मगर फिर भी मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्यों आपने मुझे डैड और मर्क्यूरियस के बारे में नहीं बताया। क्यों? आपको तो पता था ना कि मेरे फैंटम बनने पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर क्यों आपने मुझे वो करने दिया जिससे हम इतने साल भागते और छुपते रहे? आज मैं अपनी पावर्स, लोगों की मदद, दुनिया की भलाई, ये सब छोड़ने को तैयार हूं। क्या दिया है इसने मुझे? सिवाय दर्द और तकलीफ के हासिल क्या हुआ है मुझे? सिवाय अपनों के छोड़ के चले जाने से हासिल ही क्या हुआ है मुझे? वो एमिली की डेड बॉडी को खोदी हुई जमीन में आहिस्ता से डालता है और फिर माटी से उस जगह को भरने लगता है। आज एक ऐसा फैसला लेने को तैयार हूं मैं जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। मर्क्यूरियस और मेरी ये लड़ाई
पैसिफिकस के लोगों की उम्मीद, अपना ये सुपर हीरो होना, इस सब को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं मैं, जहां कोई मुझे ना ढूंढ पाए, जहां मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं। आप भी तो यही चाहती थी ना कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना छोड़ दूं। फिर क्यों आज ऐसा लग रहा है कि ये फैसला लेकर मैं आपकी हर एक मेमोरी, हर एक सैक्रिफाइस पर पानी फेर दूंगा, नतीजा जानते हुए आपने मुझे अपनी पावर्स के इस्तेमाल से होने वाले अंजाम के बारे में नहीं बताया। क्यों? शायद इसलिए कि आप भी जानती थी कि इस ताकत का कोई ना कोई मकसद है, कि जो मैं कर रहा हूं उससे शायद मेरा फायदा ना हो मगर दुनिया का हो। शायद आपको पता था कि एक इंसान की जिंदगी या खुशी दुनिया भर के इंसानों की खुशी के आगे कोई मायने नहीं रखती। हेरल्ड अपना सर झुका लेता है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू जमीन पर गिरते हैं। मैं क्या करूं मां? मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं। फिर क्यों ये फैसला मैं आज नहीं ले पा रहा? क्यों मेरे दिल में आज भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लोगों को मर्क्यूरियस की इस दर्दनाक हुकूमत से निजात दिलाने की चाहत है? क्यों वो जंजीरों से घिरे हुए लोग बार बार मेरी नजरों के सामने घूम रहे हैं? क्या ये सिर्फ बदला लेने की चाहत है या फिर कुछ और? क्या है ये? क्यों है ये? हेरल्ड के दोस्त बेचारगी के आलम में उसे देखते हैं। आई विश हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हेरल्ड ने फिजिकली और मेंटली हर तरह से हमें खुद से अलग कर दिया है। जिस चीज़ से वो गुजर रहा है उसे वो अकेले ही फील करना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर हम मर्क्यूरियस से जीत भी गए तो आज हेरल्ड पूरी तरह से हार चुका है। ये सब होने के बाद शायद हेरल्ड हमेशा के लिए बदल जाए, पूरी तरह। हमें उसे सपोर्ट करना होगा हर तरह से। इस वक्त वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। हेरल्ड मिट्टी से पूरी तरह उस जगह को भर देता है। वो अपने आसपास मौजूद एनर्जी को डिसॉल्व करता है और धीरे धीरे अपने दोस्तों की तरफ बढ़ता है। हमें कोई नई जगह ढूंढनी होगी। वी नीड टू हैव अ बेस ऑफ ऑपरेशंस, क्योंकि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं मर्क्यूरियस से लड़ूंगा। क्यों? ये मैं खुद भी नहीं जानता। लोकेशन है हमारे पास, सिर्फ वहाँ पहुँचना बाकी है। क्या मतलब? तुम्हारे डैड अकेले नहीं थे जिन्होंने एक सीक्रेट लैब बनाई हो। जब से एंथनी ने मर्क्यूरियस के बारे में बताया तब से मैं खुद भी एक सीक्रेट लैब पर काम कर रहा था। जब पर्सिस से हमारा फर्स्ट टाइम झगड़ा हुआ तो मुझे यकीन हो गया था कि हमें किसी ऐसी जगह की ज़रूरत है जिसे हम मुसीबत के वक्त इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मैंने पहले किसी को भी इस बारे में नहीं बताया ताकि ये बात किसी भी तरीके से बाहर ना जाए। और ये लैब कहाँ है? इसी जंगल में। लेट्स गो देन। हमें और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। Harold, are you sure you don't need some time to go through all of this? उस सब के लिए मुझे बहुत टाइम मिल जाएगा जेनिफर। पूरी जिंदगी अब यही तो करना है, मगर इस वक्त एक एक सेकंड कीमती है। मर्क्यूरियस अब क्या करेगा ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हमें जल्द से जल्द इस लड़ाई को रोकने की तैयारी करनी होगी। मर्क्यूरियस पैसिफिकस के एक रेजिडेंशियल एरिया में खड़ा होता है। वो अपने हाथों में अचानक से एनर्जी जमा करता है और अलग अलग घरों पर हमला करने लगता है। बिल्डिंग्स चकनाचूर होने लगती हैं। बचे हुए लोग वहां से डरकर भागने की कोशिश करते हैं। मर्क्यूरियस एक शॉक वेव लॉन्च करता है और भागते हुए लोग जमीन पर गिरते हैं। एक एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करके वो उन सबको जान से मार देता है। मर्क्यूरियस उड़ता हुआ वहां से आगे बढ़ता है। वो जगह जगह एक्सप्लोजन्स जनरेट करके तबाही फैलाता है और कई लोगों को जान से मार देता है। कुछ देर में वो पैसिफिकस टावर की छत पर उतरता है। टावर पर एक डिवाइस पड़ी होती है। मर्क्यूरियस उस पर कुछ बटन्स प्रेस करता है। डिवाइस से एक होलोग्राफिक इमेज बाहर निकलती है और शहर के सेंटर में फ्लोट करने लगती है। पैसिफिकस के लोगों, तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लोग हैरत से अपने घरों से शहर में फ्लोट करती हुई उस इमेज को देखते हैं। तुम सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। अगर बचना चाहते हो तो दुआ करो कि फैंटम खुद को मेरे हवाले कर दे। अगर उसने मुझसे लड़ना जारी रखा तो इसका अंजाम तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। मर्क्यूरियस पैसिफिकस टावर से एक और बिल्डिंग को टारगेट करता है और उस पर एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है। कुछ ही सेकंड्स में बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है। ये सिर्फ मेरी ताकत की एक झलक थी और मुझे नहीं लगता कि तुम सब मेरी ताकत को उरूज पर देखना चाहोगे। मैं ये तबाही तब तक फैलाता रहूँगा जब तक फैंटम मेरे सामने घुटने न टेक दे। तुम सब की तो वो उम्मीद है ना, सहारा है ना, तो बताओ आज वो तुम्हारी मदद के लिए क्यों नहीं आता? वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो कमज़ोर है, मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। खुद को बचाने के लिए वो छुप गया है और तुम सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। मैं ये दावा करता हूँ कि फैंटम अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो मुझसे और मेरी ताकत से हर मायने में डरता है और उसके इस डर की सज़ा
तुम सबको मिलेगी। जंगल के अंदर एक वीरान बिल्डिंग नजर आती है। बिल्डिंग के अंदर हैरोल्ड और उसके दोस्त बैठे होते हैं। आसपास मैल्कम और मैक्स के लैब की कुछ चीजें रखी होती हैं। जब तुमने कहा कि सीक्रेट लैब है तुम्हारी, तो इतनी छोटी सी जगह एक्सपेक्ट नहीं थी कि मैंने। हमारे काम के लिए ये काफ़ी है, कंप्लेन मत करो। मैल्कम कंप्यूटर पर एक रेडियो ब्रॉडकास्ट प्ले करता है। देखें तो सही अब क्या हुआ है। मर्क्यूरियस ने फैंटम और पैसिफिकस के लोगों को एक अल्टीमेटम दिया है। आज ही सुबह उसने पैसिफिकस के एक एरिया में अटैक किया। मोर देन 900 पीपल वर किल्ड। मर्क्यूरियस ने दावा किया है कि वो इस तरह डिस्ट्रक्शन तब तक फैलाता रहेगा जब तक फैंटम उसके सामने नहीं आ जाता। My dear listeners, I'm starting to think that believing in Phantom was a mistake. Clearly, Phantom की intentions क्या हैं ये कोई भी नहीं जानता। उसने एक बार लोगों की हेल्प की, मगर इस बार के अटैक होने पर वो कहीं नहीं देखा गया। एक ऐसा सुपर हीरो जो अपने मूड्स और मर्जी पर लोगों की हेल्प करे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। But the question is, what else can we do? Phantom was our only hope. एक नॉर्मल इंसान तो मर्क्यूरियस को चैलेंज कर ही नहीं सकता। शायद मर्क्यूरियस ही सही है। Perhaps Phantom is saving his own skin and is afraid to fight Mercurius. ब्रॉडकास्ट खत्म होता है और हैरोल्ड अपना सर झुका लेता है। मैंने कहा था ये बंदी मामला बिगाड़ देगी। फिलहाल हम कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हैं। बोलने दो उसे, सोचने दो लोगों को, उन्हें सोचना है। एक ना एक दिन तो हैरोल्ड को मर्क्यूरियस से लड़ना ही है। तब ये डाउट्स, ये सस्पिशंस, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सब कुछ तुम पर डिपेंडेंट है मैल्कम। जितनी जल्दी डिवाइस बनेगी उतना जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा। हैरोल्ड लैब के बाहर जंगल में खड़ा होता है। रात का वक्त होता है। आसमान में कई सितारे नजर आते हैं। हैरोल्ड उदास नजर आता है। थक गया हूँ मैं इस सबसे, थक गया हूँ। लैब का दरवाजा खुलता है और जेनिफर बाहर आती है। अंदर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। चलो जल्दी। ऐसा क्या हो गया? I needed some time alone, इसलिए यहाँ आ गया। डिवाइस रेडी है। हैरोल्ड उसकी तरफ मुड़ता है। Are you certain? हाँ, इसीलिए तो सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो अंदर। हैरोल्ड हिचकिचाता है। What is it? You don't look too good. I don't feel too good either. एक अजीब सा डर लग रहा है। पर क्यों? You should be happy डिवाइस बन गई है। मतलब very soon all of this can finally end. अब तक सब कुछ मैल्कम पर डिपेंडेंट था, मगर अब क्या? डिवाइस तैयार हो चुकी है, लेकिन वो काम करे या ना करे, मर्क्यूरियस को हराने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। और सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। He's too strong, जेनिफर। मैं उसे जीत नहीं सकता। उसकी ताकत मुझसे बहुत ज्यादा है। You can't lose hope, Harold. अभी नहीं, इस वक्त तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। I know it's hard. I know it is unfair कि बार बार लोग मुसीबत के टाइम पे तुम्हें ही ब्लेम करते हैं और फिर हेल्प भी तुम्ही से मांगते हैं। बट इस वक्त ये सब मत सोचो, प्लीज। You are our only hope. कोई भी नहीं मानता इस बात को अब। लोगों में से यकीन कौन रखता है मुझ पे अब? I do. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और हमेशा रहेगा। You have to get yourself out of this depressed state, Harold. I'm starting to lose hope, जेनिफर। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, मगर मेरे साथ इतना सब हुआ है कि खुद पर से भरोसा उठ गया है मेरा। लोगों की मदद करना अब मीनिंगलेस लगने लगा है। समझ ही नहीं आ रहा कि अनजान लोगों की खातिर मैं इतना सब पहले कैसे कर लेता था और अब कैसे करूं। लोगों के लिए ना सही, हमारे लिए तो कर सकते हो ना। Do it for your mom. Do it for your friends. Do it for me, Harold. Do it for me. तुम इस तरह कहोगी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। Harold, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम्हें कोई कहीं ना कहीं in the end you will do the right thing, because तुम स्टार्टिंग से वही करते आए हो। जेनिफर अंदर जाती है। हैरोल्ड कुछ देर वहां खड़ा रहता है और फिर लैब के अंदर जाता है। एक बार और, सिर्फ एक बार की ही तो बात है। हैरोल्ड और उसके दोस्त लैब के अंदर बैठे होते हैं। टेबल पर एक डिवाइस पड़ी होती है। कुछ दूर उसी टेबल पर एक कंप्यूटर पड़ा होता है। हैरोल्ड गौर से उस डिवाइस को देखता है। यूं लग रहा है जैसे मेरा पास्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया हो। 15 साल गुजर चुके हैं, मगर मुझे वो डिवाइस आज भी याद है। और ये डिवाइस उससे बिल्कुल आइडेंटिकल है, मानो जैसे ये वही हो। तुम ये कह सकते हो, उस डिवाइस और इसमें कोई फर्क नहीं है।
मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। मैं चाहकर भी मॉडिफिकेशंस ना कर पाता क्योंकि इसकी बहुत सी चीज़ें अभी तक मुझे समझ ही नहीं आई। तो फिर इस डिवाइस को बनाने का फायदा ही क्या? तुम इस डिवाइस को बनाकर मेरी पावर्स के होने वाले साइड इफेक्ट्स को रोकना चाहते थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मेरी पावर्स को इंक्रीज किया जा सके। लेकिन अगर तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया तो इतने टाइम की मेहनत का फायदा ही क्या? मैल्कम खड़ा होता है। वो कंप्यूटर पर कुछ टाइप करता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे। मैल्कम कंप्यूटर में एक फोल्डर खोलता है। इसमें तुम्हारे डैड के लैब का पूरा डेटाबेस है, मगर वो हिचकिचाता है। क्या हुआ? जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम वो इस तरह देखना चाहोगे। शायद ये ठीक रहेगा कि तुम इसे अकेले ही देखो। I trust everyone here. इसे यहीं दिखा। ऑलराइट देन। मैल्कम एक वीडियो प्ले करता है। हेरल्ड के चेहरे पर दर्द नजर आता है। Dad. स्क्रीन पर मैक्स ऑस्टन का चेहरा दिखाई देता है। वो अपनी लैब में खड़ा होता है। वो चेहरे से थकी हुई हालत में नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मेरे बेटे हेरल्ड, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो सिचुएशन इससे ज़्यादा बिगड़ चुकी है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरे दुश्मन कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। अब तक एमिली और एंथनी ने मेरे और मर्क्यूरियस के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन बातों को जानने की उस वक्त तक ज़रूरत नहीं है जब तक सिचुएशन उस हद तक बिगड़ ना जाए। मैक्स के हाथ कांपते हैं। मेरी तरफ से ये तुम्हारी लाइफ में आखिरी इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इसके बाद ना मैं कुछ करने के काबिल रहूँगा ना कुछ देखने के। मैक्स घुटनों के बल झुक जाता है। वो रोने लगता है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ हेरल्ड। हर मायने में मैंने तुम पे एक ऐसी जिम्मेदारी डाली है जिसके लिए तैयार होना तो क्या, उस पर काबू पाना ही तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मैक्स अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। जिस डिवाइस से तुम्हें पावर्स मिले हैं ना हेरल्ड, वो डिवाइस एक अडल्ट को माइंड में रख के बनाई गई थी। उसका यूज़ भी अडल्ट के लिए था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि एक 5 साल का बच्चा इस डिवाइस के लिए कंपैटिबल होगा, और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैक्स अपनी आंखें झुका लेता है। एक अडल्ट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसलिए ये पावर्स उसकी बॉडी में इंटीग्रेट हो सकती हैं। लेकिन एक चाइल्ड की बॉडी डेवलपिंग स्टेज में होती है और कई सालों तक उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिनको इन पावर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। और यही मेरे हाइपोथेसिस का रीज़न था कि ये डिवाइस एक बच्चे के लिए यूजलेस होगी। लेकिन मेरी सारी थ्योरीज को तुमने रॉन्ग प्रूव कर दिया है। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से पता नहीं तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। हेरल्ड मैक्स को देखकर उदास होने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तुम्हें ये पावर्स मिलने के बाद मैंने तुम्हारे कुछ टेस्ट्स किए हैं। तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने इन पावर्स को डिवाइड किया है। कुछ पावर्स तुम्हारी बॉडी में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारी 70% पावर्स की क्वांटिटी को तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने इस तरह सेपरेट किया है कि ना तुम उन पावर्स को एक्सेस कर सकते हो और ना ही वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी। अगर ये सारी पावर्स तुम्हारी बॉडी में उसी टाइम पे इंटीग्रेट हो जाती तो इंस्टेंटली तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। यू वुड हैव बीन किल्ड। आर्थर, जेनिफर, रोमा, ओलिविया हैरत से स्क्रीन की तरफ देखते हैं। 30%? सिर्फ 30% पावर्स हैं अभी तुम्हारे पास? मगर इस डिवाइस की पावर्स की ये नेचर नहीं कि ये बॉडी के किसी एक हिस्से पे ट्रैप्ड रहें। इन्हें एक इंसान की बॉडी और ब्लड स्ट्रीम में पूरी तरह से इंटीग्रेट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये बार बार तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में इंटीग्रेट होने की कोशिश करेंगी। ऐसा होने पर कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। मैक्स एक कंप्यूटर की तरफ चलने लगता है। ये साइड इफेक्ट्स तब तक होते रहेंगे जब तक तुम्हारी पावर्स तुम्हारी बॉडी में इंटीग्रेट नहीं हो जाती, और क्योंकि तुम्हारे इम्यून सिस्टम ने तुम्हारी पावर्स को ट्रैप किया है, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के तुम्हारी बॉडी में ये पावर्स पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो सकती, और ये साइड इफेक्ट्स हमेशा होते रहेंगे। मैक्स कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हाथ रखता है। मैं इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, और इस डिवाइस के बगैर तुम कभी इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं पा सकोगे। मगर ये डिवाइस ही सब कुछ नहीं है हेरल्ड। मैं इस डिवाइस को गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता, इसलिए इसका डिस्ट्रॉय होना ही ज़रूरी है। इसे बनाना ही एक सबसे बड़ी गलती थी, मगर जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इस कंप्यूटर में उस डिवाइस को बनाने की इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसका एक्सेस एंथनी के पास रहेगा। जैसे ही तुम अडल्ट हो जाओगे, एंथनी तुम्हें इसका एक्सेस दे देगा। तुम इस डिवाइस का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी बॉडी डेवलपिंग स्टेज पर है, मगर एज एन अडल्ट तुम इस डिवाइस का इस्तेमाल करो तो इस डिवाइस की पावर्स तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम और बॉडी में इंटीग्रेट हो सकती है। मैक्स परेशान दिखाई देता है। बट इसमें बहुत खतरा है। इस बात की 100% श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारी पावर्स को अनट्रैप करें। डिवाइस को यूज़ करने पर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पावर्स जा भी सकते हैं
इवन तुम्हारी लाइफ तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। फैसला तुम्हारे हाथों में है मेरे बेटे। जो तुम्हारी करंट पावर्स हैं वो तुम्हारी एक्चुअल पावर्स की सिर्फ एक झलक है। तुम इस प्लेनेट के सबसे पावरफुल क्रीचर्स में से नहीं बल्कि सबसे पावरफुल क्रीचर हो। तुम्हें बस इन पावर्स को अनलीश करना है, मगर ये डिसीजन तुम्हें सोच समझ के लेना होगा। किसी के भी हाथों में इतनी ताकत होना ठीक नहीं है। अगर ये डिवाइस तुम्हारी पूरी पावर्स को अनलीश कर देती है तो तुम्हें खुद से और मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इन पावर्स को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। और तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ये एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो। इस डिवाइस को रिक्रिएट तब करना है हेरल्ड जब तुम्हें हर मायने में इसकी ज़रूरत हो। वीडियो ख़त्म होती है। और यही रीज़न है तुम्हारे पावर्स के साइड इफ़ेक्ट्स का। जो पावर्स तुम्हारी बॉडी में ट्रैप्ड हैं वो बार बार तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में इंटीग्रेट होने की कोशिश करती हैं, और तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम के उन्हें रिजेक्ट करने पर तुम्हें ये साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। तो इसीलिए मर्क्यूरियस मुझे इतनी आसानी से हरा सकता है, क्योंकि उसे ये पावर्स तब मिली जब उसकी बॉडी इन पावर्स के लिए पूरी तरह तैयार थी। और अगर ये डिवाइस सक्सेसफुली काम करती है तो मेरी सारी पावर्स अनलॉक हो जाएंगी और मैं उससे लड़ने के काबिल हो जाऊंगा और उसका नाम और निशान मिट जाएगा। हेरल्ड मैल्कम को गौर से देखता है। तुम जानते थे ये सब, इसीलिए तुम ये डिवाइस बना रहे थे। मैंने ये वीडियो बहुत पहले देख ली थी। तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं ये डिवाइस बना पाऊंगा या नहीं, मगर अब ये डिवाइस रेडी है और सब कुछ तुम पर डिपेंडेंट है। मैं इस डिवाइस को इस्तेमाल करूंगा अभी इसी वक्त। हैरोल्ड, आर यू श्योर? इससे कुछ भी हो सकता है, लाइक योर डैड सेड। जरूरी नहीं कि ये सक्सेसफुल हो। जरूरी तो ये भी नहीं जेनिफर कि मैं मर्क्यूरियस से जीत पाऊं, मगर आज एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है। मर्क्यूरियस के बारे में जानने के बाद आज पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे अपने एक्शंस को सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो वो होकर रहेगा, और अगर नहीं तो मैं फाइनली लोगों को इस कैद से निजात दिलाने के काबिल हो जाऊंगा। मुझे ये करना होगा। मैल्कम डिवाइस उठाता है। वो सब लोग लैब से बाहर निकलते हैं। हेरल्ड अचानक से मुड़ता है। नहीं, तुम सब यहाँ से जाओ, लैब के अंदर। बट नो बट्स। यहाँ क्या हो कोई नहीं जानता। तुम लोगों का यहाँ होना तुम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तुम लोग चाह कर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज जो मुझे करना है वो मुझे अकेले ही करना होगा, बिल्कुल अकेले। मैल्कम कुछ कहने लगता है, मगर हेरल्ड का चेहरा देखकर रुक जाता है। आई होप तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो सबको अंदर जाने का इशारा करता है। एक एक करके वो अंदर जाने लगते हैं। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। कम बैक अलाइव। डू यू हियर मी? नो प्रॉमिसेस जेनिफर। यहाँ क्या हो कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं। शायद इस बार मैं ना बच पाऊँ, और इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। नो। हेरल्ड उसे हैरत से देखता है। जेनिफर अपने हाथ की उंगली उस पर पॉइंट करती है। डोंट यू थिंक अबाउट डूइंग दैट टू मी। जो तुम कहने वाले थे वो तुम कह कर भी सिंपली अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने चले जाओगे। हेल नो, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस। तुम इन पावर्स पर पूरी तरह कंट्रोल करोगे, मर्क्यूरियस को डिफीट करोगे, और उसके बाद तुम मुझसे वही कहोगे जो तुम अभी कहने वाले थे। हेरल्ड उसे हिचकिचा कर देखता है। इतना भरोसा ना करो मुझ पे। तुम्हारी उम्मीदों पर शायद पूरा ना उतर पाऊँ मैं। प्रॉमिस मी, तुम पूरी कोशिश करोगे। आई प्रॉमिस। जेनिफर कुछ देर वहीं खड़ी उसे देखती है और फिर अंदर जाती है। हेरल्ड हिचकिचाता है, मगर फिर उस डिवाइस की तरफ बढ़ता है। वो डिवाइस के सामने रुकता है। 15 साल पहले ये साइकिल शुरू हुआ था, मगर आज इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। इतने साल पहले इन पावर्स का मिलना मेरी चॉइस नहीं थी। इन पावर्स के मिलने के बाद भी मैंने अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे, अपने दिल की हर एक धड़कन और अपनी हर एक सांस के साथ इन पावर्स से भागना चाहा। अपने पूरे दिल से चाहा कि किसी तरह इन पावर्स को खुद से दूर कर दूं, मगर अब और नहीं। मैं इन पावर्स को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं। इन पावर्स की हर एक जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेता हूं। इन पावर्स को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने को एक बार फिर अपनी जिंदगी का मकसद बनाता हूं। इतने साल मैंने किस्मत के फैसले से भागकर सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया किया, मगर आज मैं किस्मत के सामने सिर्फ घुटने ही नहीं टेकता, बल्कि किस्मत के किए हुए फैसले को खुद का फैसला बनाता हूं। मैं कौन हूं, क्या हूं, इस सब को आज मैं एक्सेप्ट करता हूं।
हैरल्ड डिवाइस पर हाथ रखता है। डिवाइस में से एक रे बाहर निकलती है और हैरल्ड के सीने में जा लगती है। हैरल्ड की बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। कुछ देर में डिवाइस से और रेज बाहर निकलती हैं और हैरल्ड के सीने में जा लगती हैं। डिवाइस की रेज और हैरल्ड की एनर्जी एक साथ कंबाइन होने लगती है। हैरल्ड दर्द से तड़पने लगता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। हैरल्ड जमीन पर गिर जाता है और दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है। वो गुस्से से जमीन पर मुक्का मारता है और कांपती हुई टांगों पर खड़ा होता है। नहीं, आज मैं इन साइड इफेक्ट्स के आगे हार नहीं मानूंगा। आज ये दर्द, ये तकलीफ मेरे लिए एक जंजीर नहीं बनेगी। मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा। डिवाइस से कुछ एनर्जी बीम्स बाहर निकलती हैं और हैरल्ड को जा लगती हैं। डिवाइस की एनर्जी हैरल्ड को घेर लेती है और हैरल्ड दर्द से तड़पता हुआ हवा में उड़ने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। अचानक से उसकी आंखों के सामने मैक्स, एमिली और उसके दोस्तों के चेहरे नजर आने लगते हैं। They're depending on me, all of them. आज जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। डिवाइस से एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बाहर निकलता है। वो हैरल्ड के सीने में जा लगता है, मगर एक्सप्लोड होने की बजाय वो कुछ देर उसके सीने पर मौजूद रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होने लगता है। डिवाइस से इंतहाई तेजी से एनर्जी निकलने लगती है और हैरल्ड की एनर्जी से कंबाइंड हो जाती है। अचानक से वहाँ एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। मिट्टी और धूल एक तूफान की तरह उड़ती है और आसपास की उस सारी जगह को कवर कर लेती है। कुछ देर बाद नज़ारा साफ होता है। हैरल्ड के आसपास एक बैरियर होता है जो एक्सप्लोजन्स के इफेक्ट को रोक लेता है। वो पूरी जगह पहले जैसी दिखाई देती है। हर चीज़ बगैर किसी नुकसान के सही सलामत नजर आती है। डिवाइस की एनर्जी हैरल्ड के बैरियर से कंबाइंड होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बैरियर छोटा होने लगता है और फिर हैरल्ड की बॉडी से टकराता है। डिवाइस की सारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता हैरल्ड की बॉडी से जा लगती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी से टकराकर डिसॉल्व होने लगती है। बैरियर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और हैरल्ड मुस्कुराते हुए जमीन पर उतरता है। मिशन अकम्प्लिश्ड। लैब का दरवाजा खुलता है और हैरल्ड के दोस्त बाहर आते हैं। हैरल्ड को सही सलामत देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं। Thank God you are safe. Thank God. बट तुम्हारे पावर्स, उनका क्या? हैरल्ड अपने हाथों में एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल जनरेट करता है और फिर उसे डिसॉल्व कर देता है। Everything is so easy now. जिन अटैक्स को यूज करने के लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ती थी, अब वो कुछ भी नहीं। फैंटास्टिक। आई थिंक डिवाइस 100% सक्सेसफुल रही। और अब क्या? अब हम मर्क्यूरियस पर हमला करेंगे, उससे पैसिफिकस वापस लेंगे और उसके लिए we need a plan. मर्क्यूरियस अपने ऑफिस में बैठा होता है। वो स्क्रीन पर पैसिफिकस की रोड्स को मॉनिटर करता है। कुछ देर बाद वो एंगल चेंज करता है और खुला आसमान नजर आता है। एमिली ऑस्टन की मौत के बाद फैंटम का होना और ना होना एकदम बराबर हो गया है। ना उसने किसी की मदद की है और ना वो कहीं देखा गया है। मेरे हमला करने के बाद भी वो लोगों की मदद के लिए नहीं आया। क्यों? मर्क्यूरियस दोबारा एंगल चेंज करता है। पैसिफिकस का बीच नजर आने लगता है। मर्क्यूरियस पानी की तरफ गौर से देखता है। कहाँ हो तुम फैंटम? इस बार कौन सी नई चाल चल रहे हो? हर महीने में मैंने तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया है, मगर फिर भी जब तक मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतना सब होने के बावजूद भी तुम मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। मुझे लगता है कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी है। ये ख्याल मेरी रातों का खौफ बनता जा रहा है कि तुम दोबारा मेरे खिलाफ कोई ना कोई कदम जरूर उठाओगे। मेरे तुमसे कई ज्यादा ताकतवर होते हुए भी तुमने मेरा सुकून और चैन दोनों छीन लिया है। मुझे तुमसे छुटकारा पाना होगा, मगर कैसे? हैरल्ड और उसके दोस्त लैब में बैठे होते हैं। मैल्कम के कंप्यूटर की स्क्रीन पर शहर का एक हिस्सा दिखाई देता है। उस सैटेलाइट के थ्रू हम पैसिफिकस की लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो हैरल्ड ने कुछ टाइम पहले शहर में प्लेस की थी। मैल्कम कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कुछ बटन्स प्रेस करता है। नजारा बदलता है और पैसिफिकस टावर दिखाई देता है। ये मर्क्यूरियस का हेडक्वार्टर है, जिसके ऊपर वो डिवाइस है जिससे बैरियर को एनर्जी मिल रही है। मैल्कम कुछ और बटन्स प्रेस करता है और स्क्रीन पर शहर के बाहर का हिस्सा नजर आता है। आसपास एक बड़ा सा बैरियर लगा होता है। ये बैरियर चारों तरफ है। लास्ट टाइम जब हैरल्ड ने बैरियर को डिसॉल्व किया था तो वो जस्ट एक तरफ से अंदर घुसा था। बाकी डायरेक्शन का बैरियर बिल्कुल सही था। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे शहर के आसपास के सब बैरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाएं।
कोई आइडियाज हैं तुम्हारे पास? आई थिंक अगर हम सेंट्रल बैरियर को डिसॉल्व कर दें तो बाकी बैरियर्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसे डिसॉल्व करेंगे कैसे? लेट हैरल्ड हैंडल दैट। आई थिंक वो इजीली उसे डिसॉल्व कर लेगा, स्पेशली नाउ। इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। मर्क्यूरियस की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ्लॉ ही यही है कि उसे ओवरवेल्म किया जा सकता है। मगर डिवाइस का क्या? अगर सारे बैरियर्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो मर्क्यूरियस डिवाइस से दोबारा बैरियर्स नहीं बना सकता क्या? हम उसे मौका ही नहीं देंगे। मैं उस पर अटैक करूंगा और सिर्फ उसी पर अटैक करूंगा, तो उसके पास बैरियर को रिएक्टिवेट करने का टाइम ही नहीं होगा। गुड आइडिया। वैसे भी वो इतना पावरफुल बैरियर किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्टिवेट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि बैरियर को पावर अप करने के लिए मर्क्यूरियस की खुद की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी मिलने के बाद द डिवाइस टेक्स ओवर। देयर्स अ प्रॉब्लम दो। अगर हैरल्ड मर्क्यूरियस से लड़ेगा तो शहर का क्या होगा? मर्क्यूरियस के पास तो पूरी आर्मी है और पुलिस ऑफिसर्स को उसने इम्प्रिजन किया हुआ है। उसके लोग हैरल्ड को देखते ही पैसिफिक में लोगों पर अटैक करेंगे। हमें किसी तरह पुलिस को रिहा करना होगा। इस लड़ाई में हमें उनकी जरूरत है। शहर में लोगों को उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार। क्या मतलब? मैल्कम एक शेल्फ से कुछ बॉक्सेस नीचे उतारता है और उन्हें खोलता है। बॉक्सेस के अंदर कई सारे लेजर्स, गन्स और कई तरह के दूसरे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं। ये सारे वेपन्स एनर्जी बेस्ड हैं। इनके अंदर से निकलने वाले एमुनिशन में वही केमिकल्स हैं जिनसे हैरल्ड और मर्क्यूरियस को अपनी पावर्स मिली हैं। तुम्हें सबसे करना क्या चाहते हो? हम शहर के लोगों को वेपनाइज करेंगे। इस बार शहर का हर इंसान अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगा और लड़ना चाहेगा भी। लोग अपने आप को अब खुद प्रोटेक्ट करेंगे। इस तरह पुलिस और पब्लिक दोनों ही मर्क्यूरियस के लोगों से लड़ेंगे। Have you gone mad? हम पब्लिक को इस तरह से लड़ाई में इंक्लूड नहीं कर सकते। उन्हें वॉरफेयर या इवन सिंपल फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। Have you any idea कि कितनी कैजुअलिटीज हो सकती हैं? हम बार बार देख चुके हैं कि पुलिस मर्क्यूरियस की फोर्स के सामने छोटी पड़ जाती है और कभी भी मर्क्यूरियस ने अपनी पूरी फोर्स के साथ हमला नहीं किया। अगर उसकी फोर्सेस के कुछ ही हिस्सों के आगे पुलिस कमजोर है तो पब्लिक को इंक्लूड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैल्कम इज राइट हैरल्ड। पैसिफिक सिर्फ तुम्हारा या पुलिस मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज अ सिटीजंस इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। हम सब अपने होमलैंड के लिए लड़ेंगे। Wait, ये हम कौन है? You're not thinking what I think you are thinking, right? हमसे मेरा मतलब एग्जैक्टली हम ही हैं। हम सब भी उसकी फोर्स से लड़ेंगे। एटलीस्ट आई एम गोइंग टू फाइट। तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुमने कभी किसी के साथ आर्म रेसलिंग भी की है जो तुम्हें वॉरफेयर में पार्ट लेना है? इट्स नॉट अ सर्कस जेनिफर। यहाँ तुम लोगों की जिंदगी का सवाल है, कोई छोटी बात नहीं। सो व्हाट? अगर हमने फाइट नहीं की, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हम सब फाइट करेंगे। अग्रीड। पैसिफिकस हम सबका घर है। हम इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे। हम सबका डिसीजन फाइनल है हैरल्ड। कई बार तुमने अकेले ही हम सबकी जान बचाई है, लेकिन आज हम अपनी सेफ्टी और अपनी हैप्पीनेस के लिए लड़ेंगे। हैरल्ड कुछ कहने की कोशिश करता है मगर अल्फाज की कमी होने की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इट मीन्स हम सबको दो ग्रुप्स में डिवाइड होना होगा। एक ग्रुप पुलिस को फ्री करेगा और दूसरा पब्लिक को वेपनाइज करेगा। हर पुलिस को फ्री हम करेंगे? कैसे? तुम लोगों के पास भी ये वेपन्स होंगे क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड है। इसलिए अगर तुम लोग किसी पर भी इससे अटैक करोगे तो वो तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाएगा। तुम लोगों को जेल के गार्ड्स को नॉकआउट करके पुलिस ऑफिसर्स को रिहा करना होगा। आई थिंक अगर हमने चीफ जस्टिन को रेस्क्यू कर लिया तो अपने लोगों को रिहा करने और इस लड़ाई में लोगों को तैयार करने के लिए ही कैन प्ले अ सेंट्रल रोल। ऑलराइट देन, तो प्लान कुछ इस तरह का है कि हैरल्ड सबसे पहले सेंट्रल बैरियर को डिस्ट्रॉय करेगा जिससे पूरा सिटी एक्सेसिबल हो जाएगा। रोमा और जेनिफर चीफ जस्टिन को फ्री करेंगे। आर्थर और ओलिविया पब्लिक को वेपनाइज करेंगे। मैं अपने लैब पहुंचकर अपने रोबोट्स को एक्टिवेट करूंगा जो उस सिटी में मर्क्यूरियस के लोगों से लड़ेंगे। मैं मर्क्यूरियस पर ओपनली अटैक करूंगा। उसके खत्म होने के बाद इस लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। गाइस, आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग समथिंग ह्यूज। वो क्या? अभी मैल्कम ने कहा कि पुलिस मर्क्यूरियस की आधी फोर्स के आगे भी छोटी पड़ जाती है। तो इवन विद द पब्लिक एक्टिंग एज आवर फोर्सेस, डोंट यू थिंक कि हम फिर भी क्वांटिटी में काफी कम हैं? हमें आउटसाइड हेल्प की जरूरत पड़ेगी। पैसिफिकस के बैरियर्स की वजह से दूसरे सिटीज की गवर्नमेंट और पब्लिक पैसिफिकस की मदद नहीं कर पाई, मगर हैरल्ड के बैरियर को डिसॉल्व करते ही लोग पैसिफिकस में एंटर हो पाएंगे। बट लोग हेल्प भी करना चाहेंगे। अभी तो तुम लोग ही कह रहे थे कि लोग आजादी के लिए लड़ना चाहेंगे। वो मैं अभी भी कह रही हूँ, बट थिंक अबाउट इट। लोग पूरी तरह डरे हुए हैं और अब वो फैंटम पर बिलीव नहीं करते। हैरल्ड को मर्क्यूरियस के साथ लड़ते देखकर भी आई डोंट थिंक उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा। शी हैज अ पॉइंट। लोगों का बिलीव है कि फैंटम अपने मूड स्विंग्स की बेसिस पर लोगों की मदद करता है।
हो सकता है कि लोग ये सोचें कि पिछली बार की तरह मैं मर्क्यूरियस के साथ एक हेड टू हेड कॉन्फ्रंटेशन नहीं करूंगा और इस बेसिस पर कोई भी हेल्प करने ना आए। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट रिपोर्टेड क्लेयर डेविस। उसने पहले फैंटम को सपोर्ट किया, बट साथ ही लोगों को इस चीज से भी अवेयर कर दिया कि वो मर्क्यूरियस से लड़ नहीं सकता। एंड अब तो वो फुली ये कह रही है कि फैंटम कैन नॉट बी ट्रस्टेड। डैम हर। मैल्कम मुस्कुराने लगता है। एक्चुअली क्लेयर डेविस हमारे काफ़ी काम आ सकती है। हैरोल्ड उसे हैरत से देखता है। कहना क्या चाह रहे हो तुम? वो बंदी तो पहले ही फैंटम के पीछे पड़ी हुई है। उसकी ब्रॉडकास्ट की वजह से ही तो मेरी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी हो गई है। दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। उस बंदी के पास पावर है, द पावर ऑफ वर्ड्स। वो पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर सकती है। जिस तरह आज उसने तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब की है, बिल्कुल उसी तरह वो उसे ठीक भी कर सकती है। मत भूलो कि कुछ टाइम पहले वो तुम्हारी सपोर्ट में थी। तुमने उसके सोशल मीडिया स्टेट्स देखे, भर भर के फॉलोअर्स हैं उसके। अगर वो बंदी हमारे सपोर्ट में हो तो पब्लिक ऑटोमेटिकली हमारी सपोर्ट में आ जाएगी। यू मीन टू से कि हम उस रिपोर्टर को कन्विंस करेंगे एंड वो खुद ही पब्लिक को हमारे लिए कन्विंस कर देगी? एग्जैक्टली। वेट, कन्विंस करना क्या है उससे? हम एक वीडियो बनाएंगे इसी लैब में। तुम फैंटम के रूप में मर्क्यूरियस को चैलेंज करोगे और बताओगे कि पैसिफिकस का बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो वीडियो हम इस रिपोर्टर को देंगे और उससे कहेंगे कि वो उस टाइम उस वीडियो को स्ट्रीम करे जब तुम सारे बैरियर्स तोड़ दोगे। मैं पैसिफिकस में अपनी लैब से उस वीडियो को स्ट्रीम करूँगा शहर के लिए, और वो रिपोर्टर पैसिफिकस के बाहर के लोगों के लिए वो वीडियो स्ट्रीम करेगी। वीडियो के बाद हम उसी स्ट्रीम में उसको भी इंक्लूड करवा देंगे और वो लोगों को इस बात की श्योरिटी देगी कि ये कोई प्रैंक या स्कैम नहीं बल्कि 100% ओरिजिनल है। पर वो ऐसा करेगी ही क्यों? हाँ, वो हमारी बात क्यों मानेगी? ये तो हम पे डिपेंड करता है। वी हैव टू कन्विंस हर। और हम ये करेंगे कैसे? वो तो पता नहीं कौन से हाइड आउट में छुपी बैठी है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सर्कस चला रहा हूँ? मैंने ऑलरेडी उसके ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसे ट्रेस कर लिया है। अब बस वहाँ जाने की देर है। और वहाँ जाकर उसे कन्विंस कौन करने वाला है? ये काम तुम सबसे अच्छे से कर सकते हो। हेल नो। फैंटम को अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो बात मर्क्यूरियस तक पहुंच जाएगी, और इन द एंड अगर वो बंदी ना मानी तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि मैं मर्क्यूरियस पर अटैक करने वाला हूँ। इसीलिए तुम फैंटम नहीं बल्कि हैरोल्ड बन के वहाँ जाओगे। तुम अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करोगे। मैं वहाँ कुछ देर के लिए एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करूँगा और तुम अपने पावर्स के थ्रू अंदर जाओगे। उसके बाद तुम उसे कन्विंस करोगे एक नॉर्मल पर्सन की तरह, बगैर उसे पता लगे कि तुम फैंटम हो। दिस इज अ बैड आइडिया। एक रैंडम बंदे पर वो बिलीव क्यों करेगी? वो मेरी बात ही नहीं मानेगी। तुम पे नहीं करेगी, बट उस वीडियो पे तो कर सकती है ना जो तुम उसे दोगे। इस प्लान में रिस्क है। वीडियो तो कोई फेक भी बना सकता है। फैंटम की क्रेडिबिलिटी के बगैर ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। रिस्क तो इस वक्त हर प्लान में है। इस वक्त मर्क्यूरियस फैंटम को ढूंढ रहा है। फैंटम को हर कोई जानता है, इसीलिए हम उसे अभी एक्सपोज नहीं कर सकते। मगर हैरोल्ड को कोई नहीं जानता। अगर कोई उसे देख भी लेगा तो वो उसे जस्ट रैंडम पर्सन की नज़र से देखेगा। आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि ये प्लान काम करेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। इस प्लान के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत है। पुलिस और पब्लिक मर्क्यूरियस के लोगों के सामने काफ़ी कम है, और फिर हमें ये भी नहीं पता कि मर्क्यूरियस के साथ लड़ाई का कंक्लूजन क्या होगा। कौन जाने तुम किस कंडीशन में मिलोगे। तुम्हारी पावर्स बढ़ तो गई हैं, लेकिन जो पावर्स मैंने उसके पास देखी हैं उससे जीतना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट देन, हम इसी प्लान को फॉलो करेंगे। वीडियो कब बनाने हैं? अभी, बिल्कुल अभी। एक अनजान शहर का एक वीरान इलाका दिखाई देता है। कई बिल्डिंग्स खाली और टूटी फूटी पड़ी होती हैं। बिल्डिंग्स से कुछ फासले पर एक और बिल्डिंग नजर आती है। उस इलाके की टूटी फूटी बिल्डिंग्स के मुकाबले में वो सही सलामत नजर आती है। बिल्डिंग के अंदर कई लोग नजर आते हैं जो अपने अपने कंप्यूटर्स बंद करके एग्जिट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक कुर्सी पर क्लेयर बैठी होती है जो गुस्से से कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन प्रेस करती है। स्टूपिड, इडियोटिक, मोरॉनिक फैंटम। सुपर हीरो होने के नाम पे वैसे तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन जब जरूरत हो तो किसी ब्लैंकेट में जाके छुप जाता है। वो गुस्से से माउस उठाती है, मगर माउस उसके हाथ से छूट कर गिर जाता है। I swear, इसमें भी उसी फैंटम का फॉल्ट है। I don't care that he is not here. It's still his fault. इतनी अच्छी पर्सनालिटी बनाई बंदे की मैंने, पूरी पब्लिक को उसके साथ खड़ा कर दिया, एंड इन दी एंड जरूरत के टाइम पे वो कहीं डूब कर मर गया। उसके मूड स्विंग्स के चक्कर में पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। What an absolute mess! अचानक से पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। क्लेयर का कंप्यूटर अचानक से बंद होता है। वो यहाँ वहाँ देखती है, मगर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है
क्लेयर के सामने हैरल्ड खड़ा होता है। वो खौफ से 2 कदम पीछे चलती है। Hey, how the hell did you get in here? सिक्योरिटी ने तुम्हें अंदर कैसे घुसने दिया? इस तरह किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बगैर परमिशन के घुसना एक क्राइम है। Do you know मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर सकती हूँ? सिर्फ एक आर्टिकल लिखकर तुम्हारी पूरी लाइफ को ह्यूमिलिएशन का एक स्पेक्टिकल बनाकर रख दूंगी। Now start talking. Who exactly are you? तारीख इस बात की गवाह है कि इस सवाल के जवाब की तलाश में बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं कौन हूं ये जानने की किसी को कोई जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज किस्मत ने एक मौका दिया है इस अंधेरे को हमेशा के लिए चीर देने का। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम खुद की आजादी के लिए लड़ेंगे या हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे। You need a doctor, buddy. किसी ड्रामेटिक फिल्म को अपने सर पर सवार कर लिया है तुमने। Just answer the question. कौन हो तुम और अंदर कैसे घुसे? If you don't start talking within 5 seconds, I'm going to call security. सिक्योरिटी के सारे लोग स्लीपिंग गैस की वजह से इनकैपेसिटेटेड हैं और यहाँ के लोग तो वैसे ही जा चुके हैं। इस कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। Are you here to kill me then? हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। Mercurius ने भेजा होगा तुम्हें। I guess he finally located me. मर्क्यूरियस को रोकने के लिए आज आया हूँ यहाँ मैं। I need help. Yes, I understand. You really need help. Mental hospital फोन करूँ क्या? ये तुम्हारे लिए पर्सनल साइकियाट्रिस्ट का अरेंजमेंट करूँ? ये कोई मजाक नहीं है। मर्क्यूरियस को रोकने के लिए एक प्लान है मेरे पास। Are you in your senses? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? Firstly, मैं तुम्हें जानती नहीं तो तुम्हारे किसी भी प्लान की मुझे कोई परवाह नहीं। Secondly, open your eyes, you fool. तुम बात कर रहे हो मर्क्यूरियस को रोकने की। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। सिर्फ फैंटम ही उससे लड़ सकता है और अब वो सो कॉल्ड सुपर हीरो भी उससे पंगा लेने से डर रहा है। So no 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 no, मैं किसी स्टूपिड से प्लान के बारे में नहीं सुनना चाहती हूँ। सपोर्ट तो दूर की बात, सुसाइड करने का शौक नहीं है मुझे। Now get out. फैंटम मर्क्यूरियस से लड़ेगा और ये उन दोनों की आखिरी लड़ाई होगी। इस लड़ाई के बाद दोनों में से कोई एक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हैरल्ड अपनी पॉकेट से एक USB निकालता है और उसे देता है। इसमें एक वीडियो है, फैंटम का वीडियो। मैं चाहता हूँ कि सही वक्त पर तुम ये ऑडियो अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करो। कुछ ही दिनों में फैंटम मर्क्यूरियस पर हमला करेगा। पैसिफिकस के आसपास जितने भी बैरियर्स मौजूद हैं वो उन्हें तोड़ देगा और लोग शहर में एंटर हो पाएंगे। तुम्हारे ये वीडियो स्ट्रीम करने से बहुत फायदा होगा। लोग पैसिफिकस के सिटीजन्स की मदद के लिए पहुंच जाएंगे। सिर्फ इतना ही? कुछ और भी करवा लो मुझसे, कोई मसला नहीं है। एब्सर्डिटी की सारी लिमिट्स क्रॉस करने के लिए तो बैठी हूँ मैं यहाँ। इस वीडियो के स्ट्रीम होने के बाद तुम खुद एक स्ट्रीम करोगी जिसमें तुम इस वीडियो के सच होने की कन्फर्मेशन दोगी और इससे वीडियो की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लेयर कुछ देर खामोश रहती है और फिर गुस्से से हैरल्ड को देखती है। वो इंतहाई गुस्से से अपने हाथ की एक उंगली हैरल्ड की तरफ पॉइंट करती है। Listen to me now and listen well. You wanna be a superhero? You do you. पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है मुझे मरने का शौक नहीं है? मर्क्यूरियस ऑलरेडी मुझे ढूंढ रहा है। मेरे नाम का एनर्जी ब्लास्ट उसने रिजर्व कर लिया हो कब तक। एंड तुम चाहते हो कि मैं उसके अगेंस्ट अपनी लोकेशन से ही लाइव स्ट्रीमिंग करूं ताकि उसको मेरी लोकेशन पता चल जाए, एंड वो भी उस फैंटम की वीडियो के लिए। You know what? फैंटम इज हिस्ट्री। कुछ नहीं करेगा वो, और मुझे क्या पता कि ये वीडियो फेक है या नहीं। ये सब करके मैं मर्क्यूरियस को अपनी लोकेशन से अलर्ट कर दूंगी और वो यहाँ पहुँच जाएगा। अगर मैं कहीं और भाग भी गई तो वो मेरा ये स्टंट ऐसे नहीं जाने देगा। वो वहाँ की गवर्नमेंट के आगे कंडीशंस रख देगा कि मेरी डेड बॉडी के बदले कुछ दिन के लिए पैसिफिकस पे अटैक नहीं करेगा। सो या, माय आंसर इज एन एब्सोल्यूट नो। आज लोगों के साथ साथ फैंटम भी तुम पर डिपेंड करता है। ना जाने कितनी बार लोगों ने फैंटम पर डिपेंड किया है, मगर आज फैंटम लोगों पर डिपेंडेंट है, उनकी हेल्प पर डिपेंडेंट है। लोगों की हेल्प के बगैर पैसिफिकस के सिटीजन्स मुश्किल में पड़ जाएंगे और ये हेल्प सिर्फ तुम ला सकती हो। It all depends on you now, Claire Davis. क्लेयर उसे हैरत से देखती है। कौन हो तुम? You're Phantom, aren't you? नहीं, फैंटम का एक क्लोज फ्रेंड हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका पब्लिक में आना मर्क्यूरियस को अलर्ट कर सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। देखो, if you want my help तो तुम्हें मुझे सच बताना होगा। मर्क्यूरियस ने क्लेम किया था कि उसने फैंटम को मार दिया, बट फैंटम तो जिंदा था। क्या स्टोरी है इसके पीछे? मर्क्यूरियस ने फैंटम को हरा दिया था क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था।
उसे लगा कि उसने फैंटम को मार दिया है, मगर फैंटम बच निकला। फैंटम ने मर्क्यूरियस के साथ अब तक एक हेड टू हेड कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं की? क्यों वो छुपते छुपाते फिरता रह रहा है? क्योंकि मर्क्यूरियस उससे ज्यादा ताकतवर था, फैंटम उसे हरा नहीं सकता था। And that's exactly the reason I will not help. तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये पता होते हुए कि मर्क्यूरियस से फैंटम नहीं जीत सकता, मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूँ? अपने ही जनाजे का इनविटेशन मैं लोगों में बांटती फिरूँ? ऐसा नहीं है, फैंटम तब कमजोर जरूर था, मगर अब नहीं है। You have to trust me. I don't have to do anything. एक स्ट्रेंजर पे मैं ऐसे ही ट्रस्ट कर लूँ? ये कोई छोटा फेवर नहीं मांग रही तुम मुझसे। अगर जरा सा भी मामला बिगड़ा तो it's my life that will be in danger. और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगी। I'm a reporter, not a freedom fighter. Look, I understand your point. मैं मानता हूँ कि फैंटम ने लोगों को डिसअपॉइंट किया है, मगर इतनी बार उन्हें प्रोटेक्ट भी तो किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या लोग मर्क्यूरियस की इस डिक्टेटरशिप से खुश हैं? Just think about it. पैसिफिकस के लोगों पर क्या गुजर रही होगी? तुम मानो या ना मानो, you do care. वरना तुम ये ब्रॉडकास्ट कभी नहीं करती। तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं था, उल्टा तुमने अपनी लाइफ को खतरे में डाला। प्लीज, यू हैव टू ट्रस्ट मी। तुम्हें इस वीडियो को स्ट्रीम करना होगा। और तुम्हें इस सब से क्यों फर्क पड़ता है इतना? फैंटम तो बस तुम्हारा एक क्लोज फ्रेंड है ना? सिर्फ एक क्लोज फ्रेंड की वजह से तुम इतना नहीं करोगे। क्यों मर्क्यूरियस को इतनी डेस्परेशन से रोकना चाहते हो तुम? हैरोल्ड अपना सर झुका लेता है। 15 साल पहले मेरे डैड को मर्क्यूरियस की वजह से अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। 1 महीने पहले मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से एक मर्क्यूरियस के हाथों मारा गया, और कुछ दिन पहले उसने मेरी मॉम को जान से मार दिया। इस सब के बाद मैं हाथ पे हाथ रखकर कैसे बैठ जाऊं? So it's about revenge. नहीं जानता। अपनों की मौत का बदला, पैसिफिकस के लोगों की बेबसी, मर्क्यूरियस के लोगों पर जुल्म और जबरदस्ती, इस सब ने मुझे जैसे जंजीरों से जकड़ लिया है। अब मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरी लड़ाई का मकसद क्या है, मगर ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इस वक्त ये वीडियो है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो के स्ट्रीम होने से मर्क्यूरियस के खिलाफ ये लड़ाई और सक्सेसफुल हो जाएगी। Wouldn't you like to help? और कब होने वाली है फैंटम और मर्क्यूरियस की ग्रैंड बैटल? एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही पैसिफिकस के बैरियर्स ड्रॉप हों, तुम्हें ये वीडियो स्ट्रीम करनी है, और कुछ नहीं। और मुझे कैसे पता चलेगा कि पैसिफिकस में क्या हो रहा है? जैसे तुम्हें पैसिफिकस में होती हुई बाकी चीजों का पता लगता आया है। तुम्हारी पैसिफिकस में लगाई हुई सैटेलाइट्स के बारे में अच्छी तरह जानता हूं मैं। क्लेयर उसे हैरत से देखती है। How do you know about that? I know a lot of things, mostly because पैसिफिकस में एक और सैटेलाइट मौजूद है जिसे मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने प्लेस किया है। This is not a game, Miss Davis. We know what we are doing. लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं हम। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मदद मांगने आया हूँ। क्लेयर यूएसबी एक ड्रॉयर में रखती है। ज्यादा खुश मत हो, मैं ये यूएसबी ले तो रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस absurd से प्लान पर अग्रीड हूँ। I'll think about it, maybe. ज्यादा हाई होप्स मत रखना। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इस वक्त लोगों की उम्मीद फैंटम से ज्यादा तुम हो। तुमने लोगों के मुश्किल वक्त में आवाज उठाकर उन्हें सहारा दिया है, उन्हें पैसिफिकस की कंडीशन से अलर्ट करके इस बात का एहसास दिलाया है कि दुनिया में इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। जब तुमने लोगों को फैंटम पर यकीन रखने के लिए कहा, तो वो उस पर यकीन रखने लगे, और जब तुम्हें एहसास हुआ कि फैंटम भरोसे के लायक नहीं, तो लोगों ने आंखें बंद कर तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। फैंटम तो अब इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ एक टूल है। अब लोग तुम पर यकीन रखते हैं। फिलहाल इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, लोगों का भरोसा, उनका सपोर्ट, और मुझे यकीन है कि तुम इस ताकत का सोच समझ के इस्तेमाल करोगी, और सही इस्तेमाल करोगी। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी दोबारा बंद हो जाती है। क्लेयर हैरत भरी नजरों से इधर उधर देखती है। इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है और हैरोल्ड कहीं नजर नहीं आता। Did that really happen? If it did, then I think मुझे finally पता है कि ये फैंटम आखिर है कौन। हैरोल्ड पैसिफिकस की एंट्रेंस से कुछ फासले पर जमीन पर उतरता है। वो अपने कम्युनिकेटर पे कुछ बटन्स प्रेस करता है। कम्युनिकेटर की स्क्रीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हैरोल्ड के दोस्तों के चेहरे नजर आते हैं। सब अपनी पोजीशंस पर हैं। तुम लोग कोई बेवकूफ़ी मत करना बस। दिस इज सो एक्साइटिंग। अब तो हम भी एक सुपर हीरो फोर्स के मेंबर्स बन गए। डोंट लेट इट गो टू योर हेड। हम वहाँ लड़ने जा रहे हैं, कोई सर्कस अटेंड करने नहीं जा रहे। ये पूरा मिशन काफ़ी डेंजरस होने वाला है।
तुम लोग आपस में मत लड़ो। हाँ, वैसे भी मिशन का सबसे डेंजरस पार्ट मैं करूँगा। या राइट। इस सब का टाइम नहीं हमारे पास। याद रखना, तुम लोग लड़ाई में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। जितनी कम हो सके उतनी कॉन्फ्रंटेशंस करना, लेने के देने ना पड़ जाए। हेरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है। मर्क्यूरियस को उसके जुल्मों का जवाब देने का वक्त आ गया है। जो कहत उसने लोगों पर बरसाया है, उसे हमेशा के लिए आज खत्म कर दूंगा मैं। वो उड़ता हुआ बैरियर की तरफ बढ़ता है और बैरियर से टकराता है। बैरियर उसे ब्लॉक करता है। हेरल्ड के आसपास एनर्जी जनरेट होने लगती है और कुछ ही देर में उसकी जनरेट की हुई एनर्जी बैरियर से कहीं ज्यादा होने लगती है। ताकत के जोर पर हासिल की हुई कामयाबी ज्यादा देर सलामत नहीं रहती। हेरल्ड बैरियर को पूरी तरह डिसॉल्व कर देता है और पैसिफिकस में एंटर होता है। मेरे आसपास कोई बैरियर नहीं है अब। सेम हियर, यहाँ भी कुछ नहीं है। फाइनली बताते हैं इस मर्क्यूरियस को। ऐसी की तैसी उसकी। क्लेयर एक कमरे में बैठी होती है। वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पैसिफिकस के बैरियर को मॉनिटर कर रही होती है। अचानक से बैरियर डिसॉल्व होता है। वो हैरान नजर आती है। What the actual hell? वो जल्दी से कंप्यूटर पर कुछ टाइप करती है। स्क्रीन पर पैसिफिकस की दूसरी एंट्रेंसेस नजर आती हैं, जिनके आसपास के बैरियर्स डिसॉल्व हो चुके होते हैं। मुझे तो लगा था कि ये कोई मजाक है, but this is actually happening. वो कुछ देर कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ गौर से देखती है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे ही पैसिफिकस के बैरियर्स ड्रॉप हों, तुम्हें ये वीडियो स्ट्रीम करनी है और कुछ नहीं। All the signs are there. क्या मैं उसकी बात मान लूं? God, I'm so confused. वो कंप्यूटर के कुछ और बटन्स प्रेस करती है। वो चेहरे से परेशान नजर आती है। जो होगा देखा जाएगा। मर्क्यूरियस अपने ऑफिस में बैठा होता है। एक आदमी दरवाजा खोलकर भागते हुए अंदर आता है। उसके चेहरे पर खौफ नजर आता है। लॉर्ड मर्क्यूरियस, पैसिफिकस के आसपास के सारे बैरियर्स डिसॉल्व हो चुके हैं। मर्क्यूरियस गुस्से से खड़ा होता है। क्या कह रहे हो ये? वो बैरियर्स को आम इंसान डिसॉल्व कर ही नहीं सकता। आम इंसान नहीं है माय लॉर्ड, फैंटम पैसिफिकस पहुंच चुका है। तुम ये कैसे जानते हो? सिर्फ मैं नहीं माय लॉर्ड, पता नहीं वो कितने लोगों में वीडियो चल रही है। वो रिपोर्टर जो हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, वो फैंटम की एक वीडियो स्ट्रीम कर रही है। मर्क्यूरियस गुस्से से कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है और उस पर क्लेयर डेविस की प्रोफाइल खोलता है। वो जल्दी से स्ट्रीम खोलता है। स्क्रीन पर हेरल्ड फैंटम के रूप में उस जंगल में खड़ा होता है जिसमें मैल्कम की लैब होती है। ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच रही है तो इसका मतलब तो तुम समझ ही चुके होगे। वो खुद को एनर्जी में घेरता है और हवा में उड़ने लगता है। जो कहत तुमने इस शहर पर बरसाया है, जो जुल्म तुमने इन बेबस लोगों पर किए हैं, उन्हें आज खत्म होना होगा। आज मेरी और तुम्हारी इस लड़ाई में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी मर्क्यूरियस। आज के बाद या तो तुम रहोगे या मैं। अगर खौफ की जंजीरें तुम्हें अपनी जकड़ से आजाद करें तो आओ लड़ो मुझसे, क्योंकि आज कुदरत के सिवा तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। वीडियो खत्म होती है और स्क्रीन पर क्लेयर का चेहरा नजर आता है। My dear audience, ये वीडियो कोई प्रैंक या मिसगाइडेंस नहीं है। उल्टा ये हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। फैंटम ने मुझे खुद ये वीडियो पहुंचाई है। He is on the move and he has not abandoned us. I implore you all, पैसिफिकस के लोगों को आज मदद की ज़रूरत है। मर्क्यूरियस की फोर्सेस को रोकने के लिए पैसिफिकस को रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट सिटीज़ के मिलिटेंट फोर्स अब पैसिफिकस में एंटर हो सकती हैं। As Phantom has shattered all the barriers. आज हमें अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना होगा, क्योंकि आज अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो फैंटम के होते हुए भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मर्क्यूरियस को हराने के लिए सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जरूरत है जो जुल्म और बुराई के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है। I hope you all will do the right thing and help the people of Pacificus. मर्क्यूरियस एक मुक्का मार कर कंप्यूटर तोड़ देता है। वो उड़ता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ता है और खिड़की से टकराकर उसे तोड़ देता है और तेजी से बाहर निकलता है। वो अपने हाथों में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट जनरेट करता है और एक बिल्डिंग की तरफ फेंकता है। अचानक से हेरल्ड उड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वो एक शील्ड जनरेट करके एनर्जी ब्लास्ट को रोक लेता है। एनर्जी ब्लास्ट शील्ड से टकराकर डिसॉल्व हो जाता है। कमजोरों पर जुल्म करना तुम्हारी आदत रही है, मगर ये तुम्हारी जरूरत बन जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम पर यकीन रखते हैं और तुमसे हमदर्दी दिखाने वाला हर इंसान मेरा दुश्मन है। मर्क्यूरियस उसे गुस्से से देखता है। क्या सोचकर यहाँ आए हो हेरल्ड? मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम्हें क्या लगता है
इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा, या आज तुम अपने लिए किसी और को मरते हुए देखना चाहते हो, बिल्कुल एमिली ऑस्टिन की तरह। हैरोल्ड गुस्से से अपने आसपास एनर्जी जनरेट करता है। उसकी आंखों में नफरत नजर आती है। क्या मिला तुम्हें उन्हें मारकर? उन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। कब तक अपनी नाकामी का बदला तुम मासूम लोगों से लेते रहोगे? नाकामी? ये तुम्हारी भूल है हैरोल्ड। नाकाम तो तुम हुए हो। यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत होने के बावजूद भी तुम उन्हें नहीं बचा सके। एंथनी को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया मैंने, पर तुम फिर भी कुछ न कर सके। पर्सियस और एमिली की मौत पर तुम बेबसी के आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तुम हर तरह से हार चुके हो फैंटम। ये हार मुझे कबूल नहीं। आज तकदीर की लिखी हुई तारीख को बदलने आया हूं मैं, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत सब कुछ बर्बाद कर देगी। लोगों की जिंदगी में दर्द और बेबसी के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मर्क्यूरियस खुद को एनर्जी में घेरता है और हैरोल्ड की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तो फिर लड़ो मुझसे अपनी आज़ादी के लिए, और सबूत दो इस बात का कि तुम मेरी हुकूमत को रोकने की काबिलियत रखते हो। रोक के दिखाओ मुझे हैरोल्ड ऑस्टिन। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Jahanzeb Baloch as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Shubham Shahbadi as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.